हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरटेनिंग एंड नॉलेजेबल मूवी लेकर आई हूँ जो कि आपको थ्रू आउट एंगेज रखेगी। हम लोगों ने मार्वल और डीसी की मूवीज तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मूवी का नाम है ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट, जो कि बिल्कुल रिसेंटली 8 जून को रिलीज हुई है। वी नो गाइस कि इंडिया में ट्रांसफॉर्मर का बहुत बड़ा फैन बेस है और बचपन में हम सभी एक ट्रांसफॉर्मर टॉय खरीदने का तो शौक रखते ही थे। मूवी में आपको ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी आपको एक नए यूनिवर्स से कनेक्ट जरूर करवाएगी। तो आइए अब बिना देर किए हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक बहुत विचित्र सा दृश्य दिखाया जाता है और वो जगह एक प्लेनेट की होती है, एक अनजान सा प्लेनेट, और उस प्लेनेट पर बहुत सारे मैक्सिमल्स रह रहे होते हैं। मैक्सिमल्स पर उसी समय टेराकॉन्स की खतरनाक सी टीम हमला कर देती है। आपको मूवी में बहुत सारे एनिमल्स वाले ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेंगे, जैसे गोरिल्ला, चीता, और ये जो एनिमल्स वाले ट्रांसफॉर्मर हैं ये मैक्सिमल्स हैं और ये एनिमल्स वाले ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल ऑटोबॉट्स की तरह हैं। ऑटोबॉट्स के लीडर का नाम ऑप्टिमस प्राइम है और मैक्सिमल्स का लीडर एक गोरिल्ला जैसा दिखने वाला एक ट्रांसफॉर्मर है और उसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल है। वैसे तो आपको दोनों लीडर्स के नाम बिल्कुल सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये कहानी क्या है, ये आपको मूवी के एक्सप्लेनेशन में एंड तक पता चल जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए हम टेराकॉन्स की बात करते हैं। टेराकॉन्स यूनिक्रॉन की आर्मी है और ये जो टेराकॉन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक्रॉन की ही बात मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आगे चलते हैं। अब सबके लीडर्स की बात हुई है, तो अब बात करते हैं टेराकॉन्स के लीडर की बात। टेराकॉन्स के लीडर का नाम है स्कर्ज और ये लीडर कोई ऐसा वैसा लीडर नहीं है, बहुत ही पावरफुल लीडर है। मूवी में आपको स्कर्ज का कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल देखने को मिलेगा और अब हमें मूवी के आगे की सीन्स में दिखाया जाता है कि वो जो अनजान सा प्लेनेट है जिसकी रक्षा मैक्सिमल्स कर रहे हैं, उस प्लेनेट पर यूनिक्रॉन की आर्मी टेराकॉन्स के साथ मिलकर हमला कर देती है। लेकिन यूनिक्रॉन उस प्लेनेट पे खुद नहीं जा सकता क्योंकि वो उस प्लेनेट से भी बड़ा है, इसलिए वो टेराकॉन्स का सहारा लेता है और उसे भेजता है एक बहुत ही स्पेशल काम करने के लिए। वो टेराकॉन्स को एक स्पेशल टाइप की की लेने के लिए भेजता है उस प्लेनेट पर, और ये की बहुत ही स्पेशल है जो कि किसी भी हाल में यूनिकॉर्न को चाहिए, क्योंकि अगर यूनिकॉर्न ने इस की को हासिल कर लिया तो वे इस की हेल्प से टाइम और स्पेस के पोर्टल को खोल सकते हैं और वो इस पोर्टल के जरिए किसी भी प्लेनेट पे जा सकते हैं और किसी भी प्लेनेट को आसानी से खा सकते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो इस पोर्टल के जरिए न ही सिर्फ प्लेनेट को खा सकते हैं, बल्कि वो इस पोर्टल के जरिए वो पास्ट में भी जाकर चीजों को पता कर सकते हैं और बहुत साल आगे फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अब तक की मूवी में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यूनिकॉर्न्स बिल्कुल गैलेक्टिक्स की तरह प्लैनेट्स को खाते हैं और प्लैनेट्स को खाकर ही इसकी भूख मिटती है। और मैक्सिमल्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर यूनिकॉर्न्स के हाथ में ये चाबी आ गई तो वो तो पूरी यूनिवर्स का ही विनाश कर देगा, और यही रीजन है कि मैक्सिमल्स इस चाबी की देख-रेख कर रहे हैं जिससे कहीं यूनिकॉर्न उससे चुरा ना पाए। और अब जब टेराकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथ से वो चाबी लेने के लिए जाते हैं, तब दोनों ही आर्मीज के बीच बहुत ही खतरनाक फाइटिंग देखने को मिलती है। लेकिन मैक्सिमल्स का जो लीडर है ऑप्टिमस प्राइमल, वो अपना दिमाग यूज करता है, वो अपनी ही आर्मी के एक किंग कॉन्ग को लीडर बनाता है और उसे नए ऑप्टिमस प्राइमल का दर्जा दे देता है और वो तुरंत ही उस नए लीडर के हाथ में उस चाबी को रख देता है और उनसे ये बात कहता है अब इस की हिफाजत करना इनकी जिम्मेदारी है। और वो उनसे ये भी कहता है कि वो सारे इस प्लेनेट से तुरंत ही निकल जाएं और तब तक वो अकेला ही टेराकॉन से फाइटिंग करता है। उनके इस प्लेनेट से बाहर जाने तक वो अकेला ही टेराकॉन से फाइटिंग करेगा। अपने लीडर का ऑर्डर सुनते ही सारे मैक्सिमल्स एक बड़े से स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और वो उस चाबी को लेकर सीधा अर्थ प्लेनेट पे आ जाते हैं। लेकिन उनके प्लेनेट से अर्थ प्लेनेट की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और तब तक वो मैक्सिमल्स का लीडर अकेला ही उन सारे टेराकॉन से फाइटिंग करता है और फाइटिंग करने के बीच में ही टेराकॉन्स का लीडर स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइमल को मार देता है। लेकिन तब तक सारे मैक्सिमल्स वहाँ से निकल चुके होते हैं और ये खबर सुनते ही यूनिकॉर्न को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए यूनिकॉर्न गुस्से में स्कर्ज से कहता है कि वो कुछ भी करे और जल्दी से जल्दी वो की उसके पास लेकर आए। और उन सब के वहाँ से निकलते ही यूनिकॉर्न पूरे के पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर लेता है। और इसके बाद से ही मूवी का सीन शिफ्ट होता है अर्थ प्लेनेट पे, जहाँ पर हमें 1994 ईयर दिखाया जाता है। अर्थ प्लेनेट पे हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यंग बॉय नोवा को देखते हैं। नोवा की एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें उसकी माँ और उसका छोटा भाई होता है। कुछ ही देर में हमें ये पता चलता है कि नोवा के छोटे ब्रदर को कुछ सीरियस मेडिकल इशू है और इसका एक बड़े से हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि नोवा के पास ना तो कोई जॉब है और ना ही उसकी फैमिली बहुत ज्यादा पैसे वाली है, इसलिए उसके भाई के इलाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब डॉक्टर्स ने भी नोवा से ये कह दिया है कि अगर उसने जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम नहीं किया तो उसके भाई का इलाज नहीं हो सकता, जिसकी वजह से नोवा बहुत परेशान है और अब वो निकलता है जॉब की तलाश में। और फिर उसे एक इंटरव्यू का कॉल आता है और वो जैसे ही इंटरव्यू के लिए जाता है वो दिमाग में सोचता है कि उसे किसी भी हाल में ये जॉब चाहिए। लेकिन नोवा को वहाँ भी निराशा हाथ लगती है, उसे ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो एक टीम लीडर की तरह काम नहीं कर सकता, उसमें वो क्वालिटीज नहीं है। अब नोवा बहुत निराश हो जाता है और वो आकर अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन उसका फ्रेंड एक चोर होता है। वो अपने फ्रेंड को सारी कंडीशन बताता है, तब उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि अगर वो उसकी एक कार चोरी करने में हेल्प करेगा तो
वो उसे बहुत सारे पैसे देगा जिससे वो अपने भाई का इलाज भी करवा सकता है। लेकिन अब इधर नोवा के पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा होता। वो सोचता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो चोरी के लिए हाँ कर देता है और अब वो दोनों निकलते हैं एक बिल्डिंग में चोरी करने के लिए। नोवा का फ्रेंड बहुत ही चालाक होता है। उसे पता है कि नोवा को टेक्नोलॉजीज की बहुत समझ है, उसे मशीन्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और यही वजह थी कि वो नोवा को अपने साथ ले जाना चाहता था, वो भी एक कार की चोरी। इधर दिखाया जाता है कि नोवा कार चोरी के लिए निकल चुका है और वहीं सीन शिफ्ट होता है दूसरी ओर, जहाँ पर हमें एक बड़ा सा म्यूजियम दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पक्षी होता है। वो मूर्ति बहुत ही पुरानी होती है और उस मूर्ति के ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। ये मूर्ति दिखने में बहुत ही अलग लग रही थी, जिसको कोई भी आसानी से नोटिस कर सकता था। और तब उसी म्यूजियम में काम करने वाली एक कर्मचारी की नजर उस मूर्ति पे पड़ती है। तभी वो मौका पाकर रात को निकलती है और उस मूर्ति को निकालती है और उस मूर्ति के ऊपर प्राचीन भाषा में जो कुछ अक्षर लिखे थे उस पर रिसर्च करने लगती है। और तब उसे पता चलता है कि ये सिंबल्स आज के नहीं, ये तकरीबन 500-600 साल पुराने सिंबल्स हैं और इस लड़की का नाम एलिना है। एलिना उस मूर्ति को उठाकर देखने लगती है और तभी अचानक से मूर्ति हाथ से गिर जाती है और फिर मूर्ति टूट जाती है। हम व्यूअर्स को ये दिखाया जाता है कि उस मूर्ति के अंदर वही चाबी है जो चाबी यूनिकॉर्न्स को चाहिए थी, यानी कि टाइम और स्पेस का पोर्टल खोलने वाली चाबी। एलिना को उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है उसने मूर्ति गलती से तोड़ दी, अब क्या होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो चाबी जोर जोर से चमकने लगती है और ये लाइट कोई नॉर्मल लाइट नहीं होती, बहुत ही खतरनाक सी चमकदार लाइट होती है जो कि पूरे आसमान में रोशनी कर देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये लाइट एक मिस्टीरियस लाइट होती है जो कि किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देती। ये लाइट सिर्फ ऑटोबॉट्स को दिखती है और तभी वो लाइट ऑप्टिमस प्राइम को दिखती है जो कि उस टाइम ट्रक वाले फॉर्म में बैठा होता है और उसे ये समझ में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये लाइट उसी चाबी की है जो कि टाइम और स्पेस का पोर्टल खोल सकती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाली हूँ। ये जो की है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये किसी को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है और साथ ही साथ टाइम में भी कहीं भी ले जा सकती है। ऑटोबॉट्स को भी इस बात की बखूबी खबर है। यूनिकॉर्न उस चाबी को चुराना चाहते हैं, लेकिन ऑटोबॉट्स को यहाँ एक लालच होता है। उसे लगता है कि अगर वो इस चाबी को हासिल कर लेंगे तो वो लोग भी अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हैं, यानी कि साइबरट्रॉन पर। उनके प्लेनेट का नाम साइबरट्रॉन होता है। की से निकलते हुए लाइट को देखते हुए ऑप्टिमस प्राइम तुरंत ही सारे ऑटोबॉट से कम्युनिकेट करता है और उन सभी को अपने अड्डे पर आने के लिए कहता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम के आदेश मात्र से सारे ऑटोबॉट जो कि कार और बाइक्स के फॉर्म में होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर छुपे होते हैं और वहाँ से निकलकर अपने अड्डे पर जाने लगते हैं। और अब हमें इधर दिखाया जाता है नोवा को। नोवा जो कि कार चोरी करने आया है, वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी एक कार के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो कार के अंदर जाता है वो कार मैजिकल हो जाती है क्योंकि वो कार भी एक ट्रांसफॉर्मर थी। और अब जब नोवा कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उस कार से एक आवाज आती है ऑप्टिमस प्राइम की। वो कहता है मिराज, तुम्हें अपने अड्डे पर आना है। असल में उस ट्रांसफॉर्मर का नाम मिराज है। ये आवाज सुनकर नोवा तो बिल्कुल कंफ्यूजन में पड़ जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज शायद से इसके रेडियो से आ रही है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम का आदेश मिलते ही मिराज अपने आप ही कार को स्टार्ट करता है और वहाँ से भागते हुए सीधा अपने अड्डे पर पहुँचता है और उसके साथ नोवा भी होता है। वहाँ उस अड्डे पर एक एक करके सारे ऑटोबॉट्स इकट्ठा होते हैं और जब ऑप्टिमस प्राइम मिराज को देखता है कि वो एक इंसानी बच्चे को लेकर आया है, वो बहुत ही नाराज होता है। ऑप्टिमस प्राइम मिराज से ये क्वेश्चन करता है कि तुम इस इंसान को यहाँ क्यों लेकर आए हो। मिराज बहुत ही फनी होता है। मिराज ऑप्टिमस प्राइम को समझाता है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब ये कार के अंदर बैठा था मुझे इसकी सारी बातें पता चल गई हैं और ये लड़का तो हमारे कुछ न कुछ काम ही आ सकता है। मिराज ये भी कहता है कि ये लड़का ट्रस्ट करने के लायक है। अब ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबॉट से ये कहता है कि वो सब 7 सालों से इसी धरती पे हैं और उन सबको वापस अपने प्लेनेट पे जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब उनके पास एक मौका आ गया है जो कि उन सबको बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि उन्हें उस चाबी का पता चल चुका है जो कि उन्हें उनके प्लेनेट तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगी। और वो ये भी बताता है कि वो चाबी एक म्यूजियम के अंदर है। वो ये भी कहता है कि किसी भी हाल में हमें उस चाबी को चुराना है, लेकिन इन सबके पास एक समस्या होती है क्योंकि ये सब बहुत बड़े होते हैं दिखने में, तो इन सबका उस म्यूजियम में जा पाना नामुमकिन था। तभी मिराज ये कहता है कि ये इंसानी बच्चा किस काम का है। वो कहता है कि ये हम सबकी मदद करेगा और मिराज नोवा की कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता है कि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। तब वो नोवा से एक डील करता है। वो कहता है कि अगर वो तुम हमें बदले में चाबी लाकर दोगे तो हम तुम्हें बदले में बहुत सारे पैसे देंगे जिससे तुम अपने भाई का इलाज भी करवा सकते हो। और बहुत सारे पैसों की बात सुनकर नोवा उन सबकी बात मान जाता है। वो कहता है कि वो उन सबको म्यूजियम से चाबी लाकर जरूर देगा। अब सारे ऑटोबॉट्स मिलकर नोवा को म्यूजियम के अंदर घुसा देते हैं। म्यूजियम के अंदर जाते ही नोवा ये देखता है कि चाबी तो एलिना के हाथ में है। नोवा एलिना से जाकर मिलता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि बाहर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स खड़े हैं और ये चाबी उनकी है और अगर ये चाबी तुम उन्हें दे दोगी तो वो आसानी से अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हैं। पर एलिना ये बात बहुत फनी लगती है। वो उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती और वो नोवा को तुरंत ही चाबी देने से मना कर देती है। और अब हम क्या देखते हैं
कि बाहर खड़े ऑटोबॉट्स के साथ साथ यूनिकॉर्न्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, टेराकॉन्स भी आ जाते हैं। टेराकॉन्स के साथ उनका लीडर स्क्रच भी होता है। और जब एलिना खिड़की से जाकर देखती है तो वो इतने बड़े बड़े रोबोट्स को देखकर बहुत डर जाती है और वो तुरंत ही नोवा को चाबी हैंड ओवर कर देती है। वो कहती है तुम सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये चाबी लो और यहाँ से तुरंत जाओ। अब टेराकॉन्स म्यूजियम के अंदर घुसते हैं और चारों तरफ चाबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और चाबी न मिलने पर म्यूजियम को ब्लास्ट कर देते हैं। किसी तरह से नोवा और एलिना बचकर वहाँ से चाबी को लेकर बाहर आ जाते हैं और अब ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स में फाइटिंग स्टार्ट होती है चाबी को लेकर। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी जंग देखने को मिलेगी। अब दोनों टीम के लीडर स्कर्ज एंड ऑप्टिमस प्राइम भी आपस में बहुत ज्यादा फाइटिंग करने लगते हैं, क्योंकि स्कर्ज बहुत विशाल होता है और बहुत पावरफुल होता है, तो वो ऑप्टिमस प्राइम को मारने ही वाला होता है कि सडन वहाँ बम्बल आ जाता है। वो भी एक तरह का रोबोट होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रच बम्बलबी को पकड़कर उसे वहीं खत्म कर देता है। स्क्रच इतना पावरफुल होता है कि वो सारे ऑटोबॉट्स को अकेला ही हरा देता है और चाबी को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। स्क्रच के जाने के बाद एलिना और नोवा ऑटोबॉट से पूछते हैं कि आखिर ये सब कौन थे और ये चाबी को क्यों हासिल करना चाहते हैं। तब ऑटोबॉट उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये बहुत ही स्पेशल टाइप की है। उस चाबी के जरिए टाइम और स्पेस में एक पोर्टल खोला जा सकता है और इसके जरिए कहीं भी जाया जा सकता है। आप उसके जरिए कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, पास्ट या फ्यूचर दोनों में। ऑटोबॉट्स कहते हैं हम उस की का इस्तेमाल करके अपने प्लेनेट यानी कि साइबरट्रॉन पे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन ये चाबी एक एनिमी को चाहिए, यूनिकॉर्न को, और ये सभी उन्हीं के आदमी थे। वो ये भी बताते हैं कि अगर ये चाबी यूनिकॉर्न के हाथ लग गई तो ये इस अर्थ के साथ साथ और भी बहुत सारे प्लेनेट को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ऑटोबॉट्स कहते हैं अभी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो चाबी आधी है, पूरी नहीं है, उसका आधा हिस्सा अभी भी बाकी है और जब तक ये चाबी पूरे हिस्से में नहीं होती यूनिकॉर्न यूनिवर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तब एलिना को कुछ याद आता है और वो तुरंत उसे बताती है कि जब वो उस मूर्ति के ऊपर रिसर्च कर रही थी, ये चाबी जिस एनिमल के स्टैचू पे थी उसने उस पे लिखे हुए सिंबल्स की रिसर्च की थी, जिससे उसे ये पता लगा वो सिंबल्स पेरू देश के एक प्राचीन समंदर की ओर इशारा करते हैं। और वो कहती है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है हो ना हो ये चाबी उसी मंदिर में हो सकती है। और अब बिना देर किए हुए एलिना और नोवा ऑटोबॉट्स के साथ पेरू देश की ओर निकल पड़ते हैं और उसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चिंता वाला विषय था, उस मंदिर की गुफाएं बहुत ही छोटी छोटी और पतली पतली बनी हुई थी, जहाँ पर ऑटोबॉट्स का जाना पॉसिबल नहीं था। तब वे सब ये डिसाइड करते हैं कि गुफाओं के अंदर एलिना और नोवा जाएंगे और वो उनके लिए उस चाबी का आधा हिस्सा ढूंढ कर लाएंगे। और चूंकि ऑटोबॉट्स को ये पता होता है कि टेराकॉन्स उस आधे हिस्से को ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए वे उस मंदिर के बाहर खड़े होकर उनके आने का इंतजार करते हैं और ये फैसला करते हैं कि वे उन्हें उस चाबी के आधे हिस्से को लेने से रोकेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कर्ज और टेराकॉन्स ये सब ऊपर से देख रहे होते हैं और वो भी एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि एलिना और नोवा जैसे ही उस चाबी को निकालेंगे हम तुरंत ही उन सबसे उसी चाबी को छीन लेंगे, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने पहले किया था। एलिना और नोवा उस गुफा के अंदर जब जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और जब वे दोनों उस बड़े से पत्थर को हटाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से चाबी इसी के अंदर है। लेकिन जब उसे हटाकर देखते हैं तो वो तो पूरा खाली होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत से पुराने पुराने निशान बने होते हैं। तब एलिना को ऐसा लगता है कि शायद से ये निशान कुछ न कुछ उनकी हेल्प जरूर कर सकते हैं, इसलिए वो सारे निशानों को कॉपी में नोट डाउन कर लेती है। इधर इन सब में कम्युनिकेशन चल ही रहा होता है, तभी स्कर्ज और उसकी टीम को ऐसा लगता है कि शायद से एलिना और नोवा को चाबी का दूसरा हिस्सा मिल गया है और इसीलिए वो अपने टीम के एक मेंबर को भेजता है और उसे ये इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम उन दोनों को मार देना और चाबी का दूसरा हिस्सा तुरंत वापस लेकर आ जाना। जैसे ही वो स्कर्ज का भेजा हुआ पर्सन एलिना और नोवा के सामने आता है, एलिना और नोवा तुरंत ही अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस से मिराज से कनेक्ट करता है और उसे ये इन्फॉर्म करता है कि स्कर्ज और उसकी आर्मी गुफा के बाहर आ चुके हैं। का एक पर्सन तो उनके सामने आ चुका है जो कि उन पर अटैक करना चाहता है और इसके बाद तुरंत ही सारे ऑटोबॉट्स एक्टिव मोड में आ जाते हैं और वो स्कर्ज और उसकी टीम को ढूंढने लगते हैं। एक बार फिर से दोनों की टीम सामने आती है, ऑटोबॉट्स एंड टेराकॉन्स, और दोनों में जमकर फाइटिंग शुरू होती है। और इधर ये सब फाइटिंग चल ही रही थी, तभी नोवा और एलिना दोनों बचकर वो वापस से गुफा के अंदर चले जाते हैं और वो गुफा के अंदर जाकर एक दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। फिर उन्हें एक बाहर की तरफ एक रास्ता जाते हुए दिखाई देता है। रास्ता पाकर वे दोनों तुरंत ही उस रास्ते से वापस आते हैं, लेकिन वो रास्ता एक जंगल की तरफ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमल्स खड़े होते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं। उन सारे मैक्सिमल्स में होता है गोरिल्ला ट्रांसफॉर्मर यानी कि ऑप्टिमस प्राइमल। राइनोस एक राइनो ट्रांसफॉर्मर होता है। जैसा कि मैंने आपको मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो मैक्सिमल्स हैं वो एनिमल्स के फॉर्म में होते हैं। नोवा और एलिना को ढूंढते ढूंढते ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ आ जाता है और जब वो वहाँ मैक्सिमल्स को देखता है तो वो उनसे कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तो इन्हें नुकसान पहुँचाने के बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते। और अब यहाँ पर एक बहस स्टार्ट होती है। देखते ही देखते हमें ये पता चलता है कि अब ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स में भी एक बड़ी जंग होने वाली है। जंग की शुरुआत होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक ईगल ट्रांसफॉर्मर बीच में आ जाती है और वो उन दोनों को समझाने की कोशिश
इंट्रोड्यूस करती है और दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब दोनों टीम्स में थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट होती है। ऑप्टिमस प्राइमल ऑटोबॉट से ये कहता है कि मैं हूँ मैक्सिमल टीम का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल, और अब मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात याद दिलाने जा रही हूँ। ये मैक्सिमस का नया लीडर होता है क्योंकि पुराना लीडर तो मर चुका है और जो भी लीडर बनता है उसका वही नाम होता है, यानी कि ऑप्टिमस प्राइमल। ऑप्टिमस प्राइमल ये कहता है कि मेरा ये नाम तुम्हारे ही नाम के ऊपर ऑप्टिमस प्राइमल रखा गया है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में तुम यानी कि ऑप्टिमस प्राइम एक बहुत बड़े योद्धा बनने वाले हो। और ऑप्टिमस प्राइमल ये भी कहता है कि मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा प्राउड है कि मुझे तुम्हारा नाम मिला है। वो ये भी कहता है कि हम सभी पास्ट और फ्यूचर के ट्रांसफॉर्मर हैं। और अब इसके बाद यहाँ खत्म होने के बाद ऑप्टिमस प्राइम मैक्सिमल से ये पूछता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा इस गुफा में नहीं है, तो क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि चाबी का दूसरा हिस्सा कहाँ है। अब मैक्सिमल्स का हेड किंग कॉन्ग यानी कि ऑप्टिमस प्राइमल ये कहता है कि मुझे ये पहले से रियलाइज हो गया था कि इस गुफा के अंदर से कोई ना कोई चाबी निकालने की कोशिश जरूर करेगा और इसीलिए मैंने इस चाबी को कहीं और छुपा दिया था। और अब वो उन सबसे कहता है कि तुम सभी मेरे साथ आओ। ऑप्टिमस प्राइमल उन सभी को एक कबीले के पास लेकर जाता है और कबीले के हेड से वो उसी की लोकल लैंग्वेज में बात करता है और उससे चाबी का दूसरा हिस्सा लाने के लिए कहता है। तब वो कबीले का हेड चाबी का दूसरा हिस्सा ला कर देता है। अब ऑप्टिमस प्राइमल ऑटोबॉट्स को ये बताता है कि हम सब इन कबीले वालों के साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं जिससे हमें इन पर पूरा ट्रस्ट है, इसीलिए हमने चाबी का दूसरा हिस्सा इन्हें सुरक्षित रखने के लिए दे दिया था। वो सब चाबी के दूसरे हिस्से को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्कर्ज आ जाता है और वो कुछ बिना बातचीत के उन सब पर अटैक कर देता है। और तब ऑप्टिमस प्राइम और ऑप्टिमस प्राइमल दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चाबी नोवा को दे दी जाए। तुरंत ही ये डिसीजन लेकर वो चाबी नोवा को दे देते हैं। वो दोनों उन दोनों से कहते हैं कि चाबी के दूसरे हिस्से को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाओ। तब तक वे सब स्कर्ज की टीम को संभालते हैं। फाइटिंग ने बहुत विकट रूप ले लिया था। बहुत बड़ी जंग चल ही रही थी कि सडन एराजोर जो कि एक ईगल ट्रांसफॉर्मर है वो खुद ही स्कर्ज से जाकर फाइट करती है। फाइट करते करते स्कर्ज एराजोर्स के ऊपर एक डिवाइस फेंक कर मारता है। जैसे ही वो डिवाइस एराजोर्स पर पड़ती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और तुरंत ही गिर जाती है। और ये डिवाइस थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की डिवाइस थी। ये जैसे ही उसे लगती है इस डिवाइस के जरिए एराजोर्स के ऊपर स्कर्ज हावी होने लगता है और वो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करने लगता है। फाइटिंग बहुत खतरनाक चलती है। कुछ ही देर बाद ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर स्कर्ज की टीम को बहुत ही दूर भगा देते हैं क्योंकि जब दोनों टीम एक साथ मिल जाती हैं तब उनकी पावर दोगुनी हो जाती है और वो स्कर्ज को आसानी से हरा देते हैं और उन्हें वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एलिना और नोवा के ऊपर जो कि चाबी के एक हिस्से को लेकर काफी दूर निकल चुके होते हैं और अब तो स्कर्ज एराजोर्स के दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो वही करती है। एराजोर नोवा के पास पहुंचती है और उससे वो चाबी देने के लिए कहती है। नोवा एराजोर्स को वो चाबी दे देता है जिसे ले जाकर वो स्कर्ज को दे देती है और स्कर्ज चाबी पाते हुए तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही ये बात ऑटोबॉट्स और मैक्सिमस को पता लगती है वो उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे निकल जाते हैं और ऑटोबॉट्स मैक्सिमस को अपने पीछे आता देख स्कर्ज एराजोर्स को ये ऑर्डर देता है कि जब तक वो आसानी से वहां से निकल नहीं जाता वो उन सबसे फाइटिंग करे और उन्हें उनके पीछे आने से रोके। और स्कर्ज के कंट्रोल में होने के कारण एराजोर वैसा ही करती है। वो अपने दोस्तों के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें उनके पास जाने से रोकती है। फाइटिंग करने के दौरान वो एलिना को अपने पंजों में उठा लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है और जब मैक्सिमल का लीडर ये देखता है वो एलिना को बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागता है। ऑप्टिमस प्राइमल एलिना को बचाने की कोशिश करता है लेकिन एराजोर उसे छोड़ ही नहीं रही होती है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी ऑप्टिमस प्राइमल को एराजोर यानी कि ईगल ट्रांसफॉर्मर को मारना पड़ता है क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि अगर वो एराजोर को नहीं मारता तो वो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। इधर ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल मिलकर अपने एक अड्डे पे जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वो अपने साथ बम्बलबी की बॉडी को भी लेकर आए हैं और वो सब मिलकर उसकी बॉडी को एनर्जोन के एक सोर्स के ऊपर रख देते हैं ताकि बम्बलबी को एनर्जोन की पावर मिलती रहे ताकि उसके बचने की अगर थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो उसे बचाया जा सके। और इधर मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी हाल में स्कर्ज को रोकना होगा। और तभी एलिना उन सबको ये बताती है कि गुफा में उसे कुछ निशान दिखाई दिए थे और उन निशानों पर रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है कि अगर उस की से कोई भी पोर्टल खुल जाता है तो उसे खुलने से रोका जा सकता है। और फिर वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर स्कर्ज उसकी टीम को रोकेंगे और इधर एलिना खुले हुए पोर्टल को तुरंत ही बंद कर देगी। दूसरी तरफ हमें स्कर्ज को दिखाया जाता है वो फटाफट चाबी को एक्टिवेट कर देता है और पोर्टल को खोलने की कोशिश करने लगता है और उस पोर्टल के खुलते ही यूनिक्रॉन धीरे धीरे करके अर्थ पे आ रहा है। और गाइस अगर गलती से भी यूनिक्रॉन अर्थ पे पहुंच जाता तो वो पूरे अर्थ को एक ही बार में खा जाता। पोर्टल को खुलता देख दोनों टीम्स को ये समझ में आ जाता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और फिर दोनों टीम्स मिलकर स्कर्ज की टीम के पास पहुंचती है उनसे फाइटिंग करने के लिए। लेकिन स्कर्ज बहुत चालाक होता है, वो कुछ और मेंबर्स को बुला लेते हैं उनसे फाइटिंग करने के लिए। उसकी भी सेना दोगुनी हो चुकी होती है और इधर एलिना पोर्टल को चुपके से बंद करने की कोशिश करती है और तभी स्कर्ज की नजर नोवा पे पड़ती है। वो नोवा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। स्कर्ज नोवा पे अटैक करने
ही वाला होता है कि उन दोनों के बीच मिराज आ जाता है। मिराज के बीच में आने से स्कर्श बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से खत्म कर पाता तभी वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर स्कर्श और ऑप्टिमस प्राइम के बीच फाइटिंग स्टार्ट होती है। इधर मिराज की ऐसी हालत देखकर नोवा को बहुत बुरा महसूस होता है और तभी मिराज नोवा से कहता है कि वो अपने पैरों पे खड़े होने की हालत में नहीं है। मिराज चाहता है कि नोवा उसे कंट्रोल करे और देखते ही देखते मिराज नोवा की बॉडी से चिपक जाता है। अब हमें एक लड़का जिसका नाम नोवा है वो एक रोबोट की तरह दिखता है जो कि बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखने लगता है। इधर एलिना को एक आइडिया सूझता है, वो डिस्प्ले से चाबी का निशान लेना चाहती है और जैसे ही एलिना डिस्प्ले से निशान लेने के लिए पहुंचती है उसे ऐसा करते हुए स्कर्श देख लेता है और स्कर्श तुरंत उस डिस्प्ले को ही उड़ा देता है। तभी एलिना का प्लान फ्लॉप हो जाता है और तभी दोनों टीम्स के लीडर मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्कर्श को मारना इतना आसान नहीं। फिर वो दोनों उसके सर को उड़ाने की बात करते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो स्कर्श के सर पर अटैक करते हैं वो तुरंत ही खत्म हो जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी टीम भी खत्म हो जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि यूनिकॉर्न धीरे धीरे कर उस पोर्टल से अंदर आ रहा है। ऐसा देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो इस लड़ाई को हार चुके हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कहता है हम सभी इस चाबी की मदद से वापस अपने प्लेनेट पे जाना चाहते थे, लेकिन बीते कई सालों से पृथ्वी ही हमारी दुनिया रही है, तो इसे बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। और वो कहता है कि हम इसे किसी भी हाल में बचा के ही रहेंगे। वो सबको यहाँ से जाने का आदेश देता है। वो कहता है मैं अकेला ही इसके लिए काफी हूँ। अब ऑप्टिमस प्राइम उस चाबी को तोड़ने का डिसीजन लेता है। वो सोचता है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चाबी पे हमला करता है जिससे कि वो चाबी टुकड़ों में टूट जाती है और यूनिकॉर्न जहाँ था वहीं पे तुरंत फंस जाता है। और हम कहानी में ये भी देखते हैं कि जब यूनिकॉर्न अर्थ पे आ रहा होता है तो उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी इक्विपमेंट में लेटा हुआ बम्बलबी भी जिंदा हो जाता है, जो कि इस लड़ाई को जीतने में मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स का साथ देता है। बम्बलबी बहुत ही पावरफुल होता है जिसकी वजह से लड़ाई को जीतना इनके लिए थोड़ा आसान बन जाता है और इन सबकी कड़ी मेहनत और इतनी लगन की वजह से वो सब इस लड़ाई को जीत पाते हैं और पोर्टल को तुरंत ही बंद कर देते हैं। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स अपनी अपनी जगह पर वापस लौट जाते हैं और इधर एलिना और नोवा भी अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं। और एंड में हमें नोवा की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। उसे फिर से एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तब वहाँ के ऑफिसर उसे ये बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ बहुत स्पेशल काम के लिए बुलाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर एक जो जंग चल रही थी जहाँ पर मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट का साथ तुमने भी दिया है, इससे हम बहुत प्रभावित हैं और तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तब वो नोवा से कहते हैं कि हम तुम्हें ये जॉब ऑफर करते हैं जिसमें हम तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देने वाले हैं। और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा सकते हो, यानी कि मैक्सिमल और ऑटोबॉट्स को भी। वो उनसे ये भी कहता है कि हम तुम्हारे भाई की मेडिकल कंडीशन के बारे में जानते हो, हम उसका इलाज एक बहुत बड़े डॉक्टर से करवाने वाले हैं, तो प्लीज तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और नोवा इस जॉब के लिए तुरंत हाँ कर देता है। अब ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है, लेकिन इसके बाद हमें एक छोटा सा सीक्वल दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं नोवा अपने दोस्त के साथ मिलकर मिराज के सारे टूटे फूटे पार्ट्स को इकट्ठा करता है और उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से मिराज बिल्कुल पहले जैसे ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। और अब फाइनली ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आई नो कि आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।